ये कहानी स्वरचित है। इसका किसी भी कहानी से संबंध नहीं अथवा ये कोई कॉपी नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो जरूर समीक्षा दीजिए। तो कृपया इसमें कोई छोटी सी भी गलती हो तो कमेंट करके मुझे जरूर सूचित कीजिए। आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी। खूब खूब आभार। सुबह के 4 बज रहे थे। सुभाष मिश्रा जी को एक कॉल आई। उन्होंने कॉल उठाया और कान पे लगाया। नींद में वो बोले, सुभाष जी। हेलो। कौन बोल रहा है? सामने से आवाज सुन के उनके पसीने छूटने लगे और तभी वो भारी आवाज में बोले, सुभाष जी। जी साहब, हम घर पे ही रहेंगे। साहब, अभी तो बहुत ही हाथ तंग हैं। हमें थोड़ा और समय दे देते तो। इतना ही बोलने की देरी थी कि सामने से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें धमका रहा हो। उन्होंने जैसे तैसे बात की और कॉल काटी। वो तुरंत उठकर तैयार होने लगे। रानी जी, उनकी पत्नी। जब उन्होंने आवाजें सुनी तो उन्होंने सुभाष जी से पूछा, रानी जी, अरे किसका फोन था और आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुभाष जी हड्डबड्डाते हुए बोले, रानी जी, बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हम सेठ जी के पास जा रहे हैं। रानी जी, लेकिन क्यों? कुछ बताइए तो सही, मुझे इतनी सुबह सुबह सेठ जी सो रहे होंगे। सुभाष जी रानी जी के बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी जी ये देखकर बोली, अरे आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए क्या बात हो गई ऐसी और किसका फोन था? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप बताइए क्या बात है। सुभाष जी, साहब के आदमी का फोन था। कह रहे थे कि वो आज दोपहर तक आ रहे हैं। उससे पहले ही हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। रानी जी सुभाष जी की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थीं। उन्हें उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। वो सोच सोच के पागल हो गई। उन्हें लगा कि आज वो सब 1.5 हैक पर आ जाएंगे और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सुभाष जी, डरिए मत, आप हिम्मत रखिए। मैं पैसों का इंतजाम करता हूं और सेठ जी से जाकर मिलता हूं। आप तब तक सारे जेवर निकाल दीजिए, उनसे तो बहुत कुछ पैसे आ सकते हैं। रानी जी आंखों में आंसू लिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर हम इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाएंगे। मेरे जेवर बेच के भी हमारे पास इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। सुभाष जी, जानता हूं, पर कुछ तो देना होगा उन्हें। ऐसे ही अगर हमने हाथ ऊपर कर दिए तो साहब हमें ऊपर पहुंचा देंगे। हमने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी भी की है। वो यहां नहीं थे तो हमारा घर चलता था बिना किसी समस्या के, पर उनको अब पता चल चुका है, इसलिए अब हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। सुभाष जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर कहते हैं, सुभाष जी चलिए, मैं सेठ जी से मिलकर आता हूं। कैसे भी करके उनसे मदद मांगता हूं। इतनी सुबह जाना सही नहीं है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुभाष जी ये बोलकर निकल गए और रानी जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। शहर भोपाल। 27 साल का नौजवान लड्ढेचका इंदौर से भोपाल के लिए रात से अपनी ब्लैक मर्सिडीज कार से निकला था। गोरा रंग, शरीर में एकदम परफेक्ट, आंखों पर काला चश्मा जो उसकी नशीली आंखें छिपाने का काम कर रही थीं। चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं। वो कब से सिगरेट सुलगा के गाड़ी में धुआं छोड़े जा रहा था। मनन, जो इंदौर में 5 सालों से था, भोपाल में उसका आना जाना कम था, पर भोपाल में उसका बिजनेस, या यूं कहो पूरा भोपाल ही उसका था। हीरे के बिजनेस के साथ साथ साइड में क्राइम का धंधा, बारूद, इल्लीगल माल बेचना और भी कई सारे गैर कानूनी धंधे जो वो करता था। पूरा शहर उसके आगे सर झुकाता था। मनन सच में एक क्रिमिनल था, पर उसके बिजनेस की वजह से उसके कारनामे ढक जाते थे। मनन अपनी ही सोच में घूम होकर सिगरेट के कश भरे जा रहा था। गाड़ी में सांस लेना मुश्किल सा हो गया था। इस वजह से उसके पीछे बैठे आदमी अपना नाक दबाए बैठे थे। उसके साथ ही जो गाड़ी दौड़ाए जा रहा था, उसका वो जिगरी यार, उसका सब कुछ, उसका भाई, उसका हमदर्द, उसका दोस्त, या यूं कहो उसकी जान, अंश उसका साथी, जो उसके जैसा ही था। दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। 27 साल का लड्ढेचका, जो दिखने में थोड़ा सावला, हट्टा कट्टा था, जो कभी रास्ते को तो कभी मनन को घूरे जा रहा था। एकदम से गाड़ी रुकी। उसके पीछे की 2 गाड़ियां धड़ांग से रुक गईं। अंश ने दरवाजा खोला और मनन को बाहर निकाला। पीछे की गाड़ियों के आदमी भी निकलकर वहां आ गए। अंश थोड़ा गुस्से में बोला, निकल तू अब बाहर। कब से तेरा ड्रामा देख रहा हूं। जब से निकले हैं तब से तेरा सड्ढा हुआ धुआं बंद ही नहीं हो रहा।
मनन उसकी तरफ बिना देखे कार के सहारे लगते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या कर दिया यार? अंश उसको गाड़ी से हटाते हुए, अब तू पैदल ही आजा, हम जा रहे हैं। अंश गाड़ी में बैठा, उसने अपने आदमियों को गाड़ी में बैठने को कहा। जब कोई गाड़ी में नहीं बैठा तो अंश ने जोर से चिल्लाते हुए उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा। सब लोग मनन को ही देख रहे थे। मनन हैरानी से, तू मुझे यहां अकेले छोड़ डिच कर जाएगा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अंश हंसते हुए, क्यों? डर लग रहा है बच्चे को? जिससे पूरी दुनिया डरती है वो आज डर रहा है, वाह भाई वाह। मनन गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए, ओए, मुझे किसी से डर नहीं लगता समझा, अब दरवाजा खोल। अंश गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अब आना धुआं, छोड़ ढते। मनन, अरे पागल हैं तू, मैं कैसे आऊंगा, कोई लिफ्ट भी नहीं देगा, देख कितनी सुनसान जगह है। अंश, देख भाई, गलती तेरी है। अगर तू शुरुआत से शांति से लॉन्ग जर्नी एंजॉय करता तो ऐसी सजा तुझे नहीं मिलती। और रही आने की बात, तो मैंने सुना है यहां गधों की कमी नहीं है, यहां जंगल से कोई गड्ढा पटा ले, उफ, मेरा मतलब पकड़ ढाले, उस पे बैठ के आराम से आइयो, ओके बच्चा। अंश गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे निकल गया। मनन उसको आवाज देते देते थक गया। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, कैसा दोस्त है, मुझे छोड़ दिएच कर चला गया, मतलब मेरी ही गाड़ी से मुझे उतार दिया, छोड़ूंगा नहीं इस काले बिल्ले को। ये कहकर उसने अपना सर झटक दिया। मनन ने यहां वहां देखा तो वो जगह सुनसान थी और सुबह की हल्की सी सूरज की रोशनी निकलकर उस जगह की खूबसूरती बढ़ा रही थी। मनन ये सब निहार ही रहा था कि तभी अचानक से एक गाड़ी उसके ठीक सामने आके रुक गई। मनन के पैर को लगते लगते बची और उसमें से अंश निकलकर बोला, चल मेरा बच्चा, मुंह मत लटका, आजा, अब चलते हैं साथ में। मनन उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ ढहते हुए, साले हरामी, मुझे यहां सुनसान जगह पर छोड़ ढाकर चला गया, तेरा तो दिवाला ही निकाल दूंगा अब तो मैं, ऐसे कौन जाता है छोड़ ढह के पागल इंसान। अंश उसकी पकड़ में आ गया और हंसते हुए उसने मनन को गले से लगा लिया। बदले में मनन ने उसको कुछ ज्यादा ही टाइट गले लगा लिया। अंश ने धीमी आवाज में कहा, अरे जालिम इंसान, मारेगा क्या मुझे, छोड़ मुझे यार, मर जाऊंगा। मनन उसको धक्का देते हुए, अब फिर कभी भी ऐसा करने की कोशिश मत करना बेटा, याद रखियो। अंश, हां यार याद रहेगा, पर एक बात बता, तू सच में डर गया था ना?